के बाद फिर आप सभी का स्वागत है जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सुयश शर्मा। वक्त हो चला है देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। बंगाल में नजदीक आते विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी समेत सभी पार्टियों राज्य में पहले चरण की वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी पहले पुरुलिया में रैली करेंगे, जिसके बाद बांकुड़ा और मेदिनीपुरा में भी रैली करेंगे। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी आज व्हील चेयर से 3 रैलियां करेंगी। ममता बनर्जी लतोरा, छतना और रायपुर में रैली को संबोधित करेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा बिस्तरपुर में एक रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 मार्च को बंगाल के पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद 20 मार्च को मिदनापुर और 21 मार्च को बांकुड़ा में रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर घोषणा पत्र जारी करने का अपना कार्यक्रम टाल दिया। इस बीच खबर है कि टीएमसी अब घोषणा पत्र 17 मार्च को जारी करेगी। हालांकि घोषणा पत्र कार्यक्रम टालने की वजह नहीं बताई गई। केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया, जिससे दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे, जिसका विरोध अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। संसद में लाए गए एनसीटी एक्ट से जुड़े संशोधन बिल पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तकरार शुरू है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे गलत ठहराया और केंद्र सरकार पर राज्य सरकार से अधिकार छीनने का आरोप लगाया। दिल्ली में एलजी के अधिकारियों को लेकर अब कांग्रेस ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अगर एनसीटी एक्ट बिल पास हुआ तो दिल्ली में सिर्फ उपराज्यपाल का राज होगा। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर देश के 5 राज्यों में हालात लगातार खराब होते नजर आ रहे हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और सभी राज्यों से वैक्सीनेशन को लेकर फीडबैक लेंगे। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई इलाकों में लॉकडाउन लागू कर दिया है। साथ ही राज्य में कोरोना को लेकर 31 मार्च तक के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की। महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए सभी कार्यालयों को 31 मार्च तक 50% कर्मचारियों की क्षमता में काम करने को कहा है। साथ ही बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी। महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में सभी सिनेमा हॉल, होटल और रेस्टोरेंट को भी 50% की क्षमता पर काम करना होगा। साथ ही मास्क, एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखना भी अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी जगहों सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। वहीं शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। पंजाब में अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 महीने बाद होंगी। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं पहले 22 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन अब ये 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होंगी। जबकि 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 9 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन अब ये 4 मई से 24 मई तक होंगी। बटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी आरिस खान को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इसे रेयरस्ट ऑफ रेयर केस माना है। आरिस खान को कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार दिया था। आपको बता दें, दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिस भाग गया था। साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि साल 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में धमाके हुए थे। उनके मुख्य साजिशकर्ताओं में इंडियन मुजाहिदीन के आरिस का नाम था। इन सभी धमाकों में कुल 165 लोगों की जान गई थी, जबकि 535 लोग घायल हुए थे।
इसके बाद 19 सितंबर 2008 की सुबह बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। तब आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को निलंबित कर दिया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद अब सचिन वाजे ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। सचिन वाजे ने कोर्ट में एनआईए की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दी है, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे से पूछताछ में एनआईए को पता चला कि सीआईयू जिलेटिन की छड़ से लदी स्कॉर्पियो और उसके साथ दिखी इनोवा कार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस्तेमाल कर रही थी। इनोवा कार बरामद करने के बाद एनआईए ने सचिन वाजे का कॉल डिटेल भी खंगालना शुरू कर दिया। एनआईए ये पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक कार रखने का मकसद क्या था। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक भी शामिल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार और रविवार को बैंक बंद पहले ही बंद थे। अब लगातार 2 दिनों की हड़ताल ने लोगों को परेशानियां बढ़ा दी हैं। बैंक कर्मियों की इस हड़ताल की वजह से शाखाओं में जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन मंजूरी जैसे सभी काम बंद रहेंगे। हालांकि एटीएम सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं हड़ताल के दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के विकल्प भी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 110वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर कॉर्पोरेट विरोध दिवस मनाया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार सभी विभागों का निजीकरण कर रही है और देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देशकों के बावजूद अधिकारी फोन नहीं उठाते, जिसको लेकर कई आईएएस अफसर और कमिश्नर को नोटिस भेजा गया है, जिन्हें अगले 3 दिन में जवाब देने को कहा गया। यूपी में जिन अधिकारियों से जवाब मांगे गए हैं उनमें कई जगहों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, एसपी और एसएसपी शामिल हैं, जिसको लेकर सरकार ने 25 डीएम, 4 कमिश्नर से सरकारी फोन न उठाने पर जवाब मांगा है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब आरक्षण की नई लिस्ट जाएगी, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने आरक्षण में खामी होने की बात स्वीकार कर ली है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2015 के आरक्षण पर लागू कर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था। वहीं सरकार को 15 मई के बजाय 25 मई तक पंचायत चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को 27 मार्च तक आरक्षण की नई लिस्ट जारी करने को कहा। इससे पहले पंचायत चुनाव को आरक्षण लिस्ट 17 मार्च को आनी थी, लेकिन अब 27 मार्च को आरक्षण की नई लिस्ट आएगी। देश में रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए जमीन से शुरुआत की और आज बीजेपी इंटरनेशनल लेवल पर छा गई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की 87वीं जयंती पर उनको नमन किया। काशीराम की जयंती पर मायावती ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के दिखाए रास्ते पर चल रही है। बलरामपुर में एक जनसभा के दौरान ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि यूपी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीएम योगी की ठोक दो नीति का सबसे बड़ा निशाना मुसलमान बन रहे हैं। जनसभा के दौरान ओवैसी ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने से बाद 6000 से अधिक एनकाउंटर, इनमें 37% मुसलमान मारे गए। ऐसा जुर्म क्यों हो रहा है? हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जिसमें तमाम विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर सवाल उठाए।
सदन में कांग्रेस विधायक मामन खान ने नूंह जिले में सेक्टर न काटे जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिले में सेक्टर काटे गए हैं। नूंह जिले के तावई में भी एक सेक्टर काटा गया। जनता टीवी से खास बातचीत में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने मनोहर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने बजट में आंकड़ों के जरिए गुमराह किया। किरण ने कहा कि हिंदी और इंग्लिश में छपी बजट अभिभाषण की कॉपी में अलग अलग आंकड़े पेश किए गए। इसके साथ ही उन्होंने सदन में पारित हुए निंदा प्रस्ताव पर कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है, इसीलिए कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था। पंचकुला औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 20 आरोपियों को ईडी कोर्ट में पेशी हुई। फिलहाल कोर्ट ने सभी आरोपियों को रेगुलर जमानत दी है। वही मामले में अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान पंचकुला औद्योगिक प्लांट आवंटन में नोटिस जारी किया था। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अपने परिवार सहित कोरोना की वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें ओपी धनखड़ और उनके परिवार ने वैक्सीन चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी में लगवाई। वहीं वैक्सीन लगवाने पहुंचे ओपी धनखड़ ने इस दौरान जनता टीवी से खास बातचीत की और कहा कि भारत की वैक्सीनेशन की चर्चा जगह जगह है। उन्होंने साथ ही कहा वैक्सीन को सस्ती और सुरक्षित बताया। जींद के उचाना में किसानों ने मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ऑफिस का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं किसानों के विरोध के बाद दुष्यंत चौटाला के प्रतिनिधि पीछे के दरवाजे से लौट आए। इनेलो नेता अभय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ऐलनाबाद चुनाव तय करेगा कि चौधरी देवीलाल का वारिस कौन है। उन्होंने कहा जेजेपी वालों को गांव में लोग घुसने नहीं देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव डीएस ढेरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पंचकुला में कांग्रेस पार्षद पंकज वाल्मीकि पर युवक ने जानलेवा हमला किया। पार्षद के सिर और बाजू पर चाकू लगा। वहीं वहां मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। देश भर में जारी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल का असर कैथल में भी देखने को मिला, जहां दैनिक कार्यों से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हड़ताल की वजह से बैंकों में रोजाना होने वाला करोड़ों रुपए का लेन देन भी प्रभावित हो रहा है। रेवाड़ी से तिरंगे का अपमान का मामला सामने आया है, जहां झज्जर चौक पर स्थित सहकारी बैंक के जिला मुख्यालय पर फटा तिरंगा लगा हुआ है, जिस पर अधिकारियों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल में फतेहाबाद के बैंक कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को निजी हाथों में सौंप रही है। चरखी दादरी के बैंक कर्मियों ने भी हड़ताल करते हुए धरना दिया और शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सामाजिक संगठन भी बैंक कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में उतरे। रोहतक में एसबीआई बैंक के बाहर बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सरकार निजी बैंक को फायदा पहुंचाना चाहती है, जिसे वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। फरीदाबाद जिले में बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से अपील करते हुए दावा किया कि किसी सरकारी बैंक को निजी हाथों में सौंपा न जाए, क्योंकि इससे कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। पानीपत रेलवे स्टेशन के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा और सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना दिया गया और जमकर नारेबाजी करते हुए निजीकरण का विरोध किया। जाखल में किसान संघर्ष समिति ने महापंचायत बुलाई है, जिससे हजारों की संख्या में तमाम गांवों से किसान पहुंचे और कृषि कानून के खिलाफ विरोध जताया। निजीकरण और महंगाई को लेकर नरवाना के किसानों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें ये प्रदर्शन रेलवे स्टेशन से शुरू होकर लघु सचिवालय पर खत्म हुआ। कुंडली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के टेंट से सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है, जहां किसानों ने 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों ही आरोपी सोनीपत के रहने वाले हैं। वहीं किसानों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। किसानों का आरोप है कि राई पुलिस थाना में मोबाइल चोरी होने की शिकायत देने पहुंचे थे, लेकिन लिखित रूप में शिकायत देने पर भी पुलिस ने कोई शिकायत नहीं ली। करनाल में डेयरी और गौशाला में चारा देने वाले किसानों ने सांकेतिक हड़ताल की है। किसानों का कहना है कि उन्हें चारे का सही रेट नहीं मिलता। ऐसे में किसानों ने सरकार से चारे का रेट तय किए जाने की मांग की, ताकि कोई नुकसान न हो।
हिसार के क्रांतिमान पार्क में न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मिड डे मील कर्मचारियों ने कहा कि 3,500 रुपए महीना की सैलरी से उनका घर का गुजारा नहीं होता। मिड डे मील कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमसे दूसरे काम करवाना चाह रही है, जबकि कर्मचारियों का काम सिर्फ खाना बनाना है। कर्मचारियों ने कहा वो अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती। पेयजल की समस्या से परेशान हांसी के भाटला गांव की महिलाओं ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने बताया कि भाटल गांव में पानी का संकट गहरा गया है। वहीं इस मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ राजेश कुमार प्रदर्शनकारी महिलाओं से मिले और महिलाओं को जल समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। रोहतक के गांव परहार में ग्रामीण बच्चों ने अपनी मांग अनसुनी होने के बाद खुद खेल का मैदान बनाने का बीड़ा उठाया है, जिससे के लिए बच्चे सुबह शाम श्रमदान कर रहे हैं। आपको बता दें, पहरावर के ग्रामीण कई सालों ने खेल का मैदान बनवाने की मांग रखी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने नगर निगम के अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों तक गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन से उनकी सुध नहीं ली गई। पानीपत में हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें संदीप कादियान को 2/3 बहुमत से प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कमान सौंपी गई। इस मौके पर संदीप कादियान ने कहा, हमारे प्रदेश की 3 महिला युवा खिलाड़ियों ने ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है। संदीप कादियान ने बताया कि 2024 के ओलंपिक को ध्यान में रखकर अब ग्रास रूट लेवल पर नर्सरियां तैयार की जाएंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बॉक्सिंग में खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर सकें। गुरुग्राम के जैकपुरा स्थित श्री दिगंबर जैन बरादरी में निःशुल्क दिव्यांग कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस शिविर में 350 से ज्यादा विकलांग व्यक्तियों को यंत्र, बैसाखी और ट्राईसाइकिल दी गई। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 स्थित सरकारी अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान डॉक्टर और नर्स की लापरवाही सामने आई। दरअसल डिलीवरी के बाद डॉक्टर और वहां पर मौजूदा नर्स ने महिला के पेट की पट्टी का पूरा रोल छोड़ दिया, जिसमें महिला बेहोश हो गई। वहीं पीड़िता को उसके परिजन ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, तो इस सारे मामले का खुलासा हुआ। ऐसे में पीड़िता ने डॉक्टर और नर्सेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। करनाल के नगला गांव में एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता ने युवक की पत्नी, पति के चाचा और मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके आधार पर पुलिस ने 302 का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में युवक और युवती ने मिलकर एक शख्स की बर्बरता से पिटाई की। पिटाई का ये वीडियो 6 मार्च गुरुग्राम के पालम विहार इलाके का बताया जा रहा है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने पीड़ित की शख्स की शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल समारोह और स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम जयराम ठाकुर ने की और इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल समारोह का आयोजन वर्ष भर धूमधाम से किया जाएगा, जो प्रदेश के पिछले 50 वर्षों की शानदार विकास यात्रा को प्रदर्शित करेगा। सीएम जयराम ठाकुर ने साथ ही कहा कि पूरे आयोजन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले कार्यक्रम में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा होगी, तो वहीं दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर्णिम हिमाचल उत्सव मनाया जाएगा। शिमला से सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऊना में खनन पड़ताल चौकियों का लोकार्पण किया। वहीं सीएम जयराम ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम जयराम ठाकुर ने साथ ही कहा कि खनन पड़ताल चौकियां और अन्य आवश्यक उपकरणों के निर्माण के लिए 1.1 करोड़ रुपए व्यय भी किए गए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले कुल्लू में बैंक कर्मचारियों 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। आपको बता दें, इससे पहले कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ढालपुर में प्रदर्शन भी किया था। सोलन के कंडाघाट का रेलवे स्टेशन बेहद खास है, जहां आज भी अंग्रेजों के समय की 118 साल पुरानी मशीनें मौजूद हैं। इन मशीनों के सहारे यहां टॉय ट्रेन दौड़ती है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक संदेश भेजे जाते हैं। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 12 करोड़ 7 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 26 लाख 71 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 9 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।
भारत में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। देश में कोरोना के करीब 24,437 नए केस सामने आए, जबकि 20,185 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। तो वहीं बीते 24 घंटों में 130 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,14,09,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 1,10,25,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 1,58,890 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,051 केस मिले, जिसके बाद कुल मामले 23,29,000 को पार कर गए, जिसमें से 1,30,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 368 नए केस सामने आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,30,790 को पार कर चुका है, जिसमें से 2,300 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,05,000 को पार कर चुके हैं। इसमें से 8,740 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 1,835 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,75,500 के पार पहुंच चुका है। इसमें से 2,69,265 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 3,200 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। भारतीय मूल की कनाडाई यूट्यूबर लिली सिंह ग्रैमी अवार्ड्स 2021 के दौरान भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मास्क पहने दिखी। मास्क पर आई स्टैंड विद फार्मर्स लिखा था। आपको बता दें, ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन 14 मार्च को लॉस एंजलिस में किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत का दौरा कर सकते हैं। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद बोरिस जॉनसन का यह पहला बड़ा विदेशी दौरा होगा, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू समुदाय ने एक सदी पुराने मंदिर को तोड़ने और आग लगाने वाले भीड़ को माफ कर दिया है। विवाद को सुलझाने के लिए स्थानीय मौलवियों और हिंदू समुदाय के सदस्यों ने शनिवार को एक बैठक की थी। आपको बता दें, ये मंदिर तोड़ने का सिलसिला पिछले 5 साल में 30 दिसंबर का है। पाकिस्तान में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच पंजाब के 7 शहरों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। पाकिस्तानी अफसरों के मुताबिक ये लॉकडाउन 15 मार्च से 2 हफ्तों के लिए लगाया गया। म्यांमार की क्रूर सेना को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाने लगी चीन के खिलाफ म्यांमार के आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल स्थानीय लोगों ने चीन के उद्योगपतियों की कई फैक्ट्रियों को लूट लिया और उनमें आग लगा दी। वहीं इस घटना में कई चीनी नागरिक भी बुरी तरह से घायल हो गए। श्रीलंका ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन बेचे जा रहे कुछ उत्पादकों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें तुरंत हटाने को कहा। दरअसल अमेजॉन पर चप्पल, कॉर्पोरेट समेत कई प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, जिन पर श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज छपा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर पर है। आपको बता दें, सभी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेले जाएंगे, जहां आज तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के आखिरी तीनों मुकाबले में दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं होगी। ये फैसला BCCI ने कोरोना महामारी के मामलों को बढ़ने की वजह से लिया है। गुजरात क्रिकेट संघ ने T20 सीरीज के बाकी के 3 मैचों के बिना दर्शकों के होने की पुष्टि की। आपको बता दें, अब जिन लोगों ने अगले मुकाबले के लिए टिकट खरीदा है, उनको पैसे वापस किए जाएंगे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दोनों ने गोवा में शादी की, जिसमें केवल गिने चुने लोग ही शादी में शामिल हुए। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।